तो आज हम ना नर्मदा नदी पर जो एक बहुत बड़ा बांध है, सरदार सरोवर बांध, उस पे थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास एक दस्तावेज है, सरदार सरोवर नर्मदा का भव्य बांध नाम से। उसी के आधार पर ये चर्चा करेंगे। चलिए समझते हैं कि ये जो इतनी बड़ी परियोजना है, इसके पीछे की कहानी क्या है, मकसद क्या थे और क्या-क्या अहम बातें इससे जुड़ी हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक, आप कहें तो, कंक्रीट का ढांचा नहीं है। इसमें इंजीनियरिंग है, विकास है और हाँ, सामाजिक बदलाव की भी कई परतें हैं। बड़ी दिलचस्प बात है कि इसका जो पहला विचार था वो 1946 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया था। हाँ, 1946 में। सोचिए, आज़ादी से भी पहले। बिल्कुल। फिर 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी नींव रखी। पर सोचने वाली बात है, इसका जो असल काम शुरू हुआ वो 1987 में हुआ और पूरा होते होते 2017 आ गया। हाँ, बहुत लंबा समय। मतलब ये दिखाता है कि प्रोजेक्ट कितना विशाल और पेचीदा था। सही बात है। ये गुजरात में है, नर्मदा जिले में, केवड़िया शहर के पास, और नाम तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में है। बिल्कुल। और ये जो पूरी नर्मदा घाटी परियोजना है ना, उसका ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये सरदार सरोवर बांध। और इसकी बनावट भी मतलब काफी प्रभावशाली है। 163 मीटर ऊंचाई। 163 मीटर? हाँ, और लंबाई करीब 1210 मीटर। और एक और बात, ये दुनिया की जो सबसे ऊंची मूर्ति है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उसके बिल्कुल पास है। अच्छा, हाँ, वो तो बहुत बड़ा आकर्षण बन गया अब। सही। तो 163 मीटर ऊंचा बांध, ये सिर्फ मतलब बिजली बनाने के लिए तो नहीं बना होगा ना, इतने बड़े स्केल पर? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वही तो इसमें खास बात है। इसका जो पैमाना है और जो उद्देश्य हैं वो कई सारे हैं, बहुआयामी। इसका लक्ष्य सिर्फ बिजली नहीं था, उससे कई ज्यादा बड़ा था। देखिए, दस्तावेज बताता है कि इससे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन 4 राज्यों की करीब 18 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का पानी मिलता है। 18 लाख हेक्टेयर, ये तो बहुत बड़ी जमीन हुई। हाँ, बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये उन राज्यों में है जहां पानी की कमी एक बड़ी समस्या रही है। फिर बिजली की बात करें तो 1450 मेगावाट, वो भी काफी महत्वपूर्ण योगदान है। हाँ, 1450 मेगावाट भी कम नहीं है। बिल्कुल। और पीने का पानी, ये भी एक बड़ा पहलू है। गुजरात के 9000 से ज्यादा गांव और 131 शहर। 9000 गांव? हाँ, और 131 शहर, उनको पीने का पानी इसी बांध से मिलता है। खास तौर पर जो सूखे वाले इलाके ना, जैसे कच्छ और सौराष्ट्र, उनके लिए तो एक तरह से जीवनदान है। तो मतलब फायदे तो जबरदस्त है। सिंचाई हो गई, बिजली हो गई, पीने का पानी हो गया। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है इतने बड़े प्रोजेक्ट में, सब कुछ आसान तो नहीं रहा होगा। मेरा मतलब है, कुछ चुनौतियां, कुछ विवाद। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बिना चुनौतियों और विवादों के इतना बड़ा काम होना तो मुमकिन ही नहीं था। दस्तावेज में भी इस बात का जिक्र है साफ साफ। सबसे बड़ा और शायद सबसे संवेदनशील मुद्दा जो था, वो था विस्थापन का। विस्थापन मतलब लोगों को हटना पड़ा? हाँ, लाखों लोगों को। उन्हें अपनी जमीन, अपने घर, अपनी जगह छोड़नी पड़ी। और इसी वजह से वो जो बहुत मशहूर आंदोलन हुआ था, मेधा पाटकर जी के नेतृत्व में, नर्मदा बचाओ आंदोलन। हाँ, सुना है इसके बारे में। बिल्कुल, नर्मदा बचाओ आंदोलन। उसने ये जो प्रभावित लोग थे, उनके मानवाधिकारों का सवाल उठाया, उनके सही पुनर्वास की मांग की। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था। अच्छा। और दस्तावेज ये भी बताता है कि ये जो पुनर्वास की प्रक्रिया थी, खासकर वो वादा कि जमीन के बदले जमीन दी जाएगी, वो पूरी करना बहुत मुश्किल और पेचीदा साबित हुआ। आखिरकार सन 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ बांध की ऊंचाई बढ़ाने की इजाजत दे दी। तो ये पहलू हमें सोचने पर मजबूर करता है कि विकास की एक कीमत होती है, और वो कीमत अक्सर समाज के कुछ खास वर्गों को चुकानी पड़ती है। सही कहा। ये एक बहुत ही गंभीर बात है। और ये भी दिलचस्प है कि इतने उतार चढ़ाव के बाद अब उस जगह का एक और पहलू सामने आ रहा है, पर्यटन का। हाँ, वो एक नया आयाम जुड़ गया है अब। देखिए, बांध तो अपने आप में इंजीनियरिंग का एक नमूना है ही, साथ में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बन गया, तो वो पूरा इलाका ही एक बड़ा टूरिस्ट हब बन गया है। हाँ, वहाँ तो काफी कुछ नया बना है, सुनने में आया है। वैली ऑफ फ्लावर्स। हाँ, वैली ऑफ फ्लावर्स हैं, एक झूलता पुल है, व्यू पॉइंट्स हैं, कई नई चीजें विकसित की गई हैं और काफी लोग वहां जा भी रहे हैं। तो अगर हम संक्षिप्त में देखें तो सरदार सरोवर बांध एक तरफ तो इंजीनियरिंग का कमाल है, इसमें कोई शक नहीं,
जिसने लाखों लोगों की पानी और बिजली की जरूरतें पूरी की। बिल्कुल सही। और दूसरी तरफ ये हमें बड़े पैमाने पर जो विकास होता है उससे जुड़े जो सामाजिक और पर्यावरणीय सवाल हैं, जैसे विस्थापन, पुनर्वास, पर्यावरण पर असर, इन सब पर गहराई से सोचने पर भी मजबूर करता है। ये संतुलन साधना वाकई मुश्किल है। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल शायद हम सबके मन में छोड़ सकते हैं सोचने के लिए, कि भविष्य में जब ऐसी बड़ी परियोजनाएं बने जो जरूरी भी होती हैं, तो विकास की रफ्तार और उससे जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनके हितों और उनके अधिकारों के बीच एक बेहतर तालमेल, एक बेहतर संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। इस अनुभव से क्या सबक लिए जा सकते हैं आगे के लिए?